अमरनाथ यात्रा की तैयारियों को लेकर गृह मंत्रालय की अहम बैठक। अमरनाथ यात्रा की सुरक्षा सहित तमाम तैयारियों की समीक्षा कर रहे हैं अमित शाह। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा के अलावा वहां के मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक और गृह सचिव भी बैठक में मौजूद। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मणिपुर में हिंसा के कारण विस्थापित हुए लोगों के लिए 101 करोड़ 75 लाख रुपए के राहत पैकेज को दी मंजूरी। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने सुरक्षा से जुड़े अधिकारियों और राज्य में तैनात केंद्रीय अधिकारियों से सुरक्षा हालात और हिंसाग्रस्त इलाकों में राहत कार्यों के बारे में ली विस्तार से जानकारी। मुख्य सचिव विनीत जोशी ने भी विस्थापितों के लिए चलाए जा रहे राहत शिविरों का किया दौरा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए कानून लाने की तैयारी में अब केंद्र सरकार। आईटी मिनिस्टर ने कहा, नागरिकों को नहीं होने देंगे नुकसान। ओपन एआई चीफ सैम ऑल्टमैन ने भी पीएम मोदी से मुलाकात के बाद एआई को लेकर वैश्विक नियमन की बताई थी जरूरत। अन्ना द्रमुक नेता और राज्यसभा के पूर्व सांसद वी मैत्रेयन ने थामा बीजेपी का दामन। भाजपा महासचिव अरुण सिंह और सीटी रवि ने दिलाई पार्टी की सदस्यता। अरुण सिंह ने कहा, इससे तमिलनाडु में भाजपा को मिलेगी मजबूती। बेहद गंभीर तूफान में बदल चुका बिपरजॉय अगले 36 घंटों में और होगा तेज। मौसम विभाग के अनुसार महाराष्ट्र, कर्नाटक और गोवा समेत दक्षिणी गुजरात में हो सकता है इसका असर। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुश्किलें बढ़ी। गोपनीय दस्तावेजों को रखने के मामले में बने आरोपी मंगलवार को अदालत में होंगे पेश। ट्रंप ने आरोपों का किया खंडन। और जापान में चल रहे जूनियर एशिया कप महिला हॉकी के सेमीफाइनल पहुंचा भारत। क्वार्टर फाइनल मुकाबले में चीनी ताइपे को 11-0 से दी करारी शिकस्त। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। डीडी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कृतिका। देश दिन भर की तमाम खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। इस बैठक में जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा के अलावा वहां के मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक और गृह सचिव भी हिस्सा ले रहे हैं। बैठक में केंद्रीय गृह सचिव और विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों के प्रमुख भी इस वक्त मौजूद हैं। इस बैठक में सुरक्षा और यात्री सुविधाओं सहित अमरनाथ यात्रा के तमाम पहलुओं पर चर्चा की जा रही है। 1 जुलाई से शुरू होने वाली इस अमरनाथ यात्रा करीब 2 महीने तक चलेगी। और इसी पर ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता सुधाकर इस वक्त जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। सुधाकर, देखिए, अगर कुल मिलाकर देखा जाए तो काफी अहम ये बैठक इस वक्त चल रही है और 2 महीने तक ये जो यात्रा है ये चलेगी। और इस यात्रा के दौरान खास तौर पर जो यात्री पहुंचेंगे दर्शन करने के लिए, उनके सुविधाओं का ध्यान रखने के लिए, साथ ही उनकी सुरक्षा का ध्यान रखने के लिए बैठक इस वक्त की जा रही है। क्या कुछ अपडेट्स हैं आपके पास, सुधाकर? बिल्कुल कृतिका, ये हम जानते हैं कि अमरनाथ की यात्रा 1 जुलाई से शुरू हो रही है जी, करीब 2 महीने तक चलने वाली है। और उससे ठीक पहले गृह मंत्री की ये उच्च स्तरीय बैठक एक तरह से एक सीधा संदेश की वो चाहते हैं कि ये अमरनाथ यात्रा यात्रियों के लिए, श्रद्धालुओं के लिए न सिर्फ सुरक्षित रहे बल्कि सुगम भी रहे, उन्हें हर वो सुविधा हासिल हो, आसानी हो इस यात्रा के दौरान बाबा अमरनाथ का दर्शन करने में उन्हें किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। तो उससे जुड़े हुए जो सभी तरह की जो तैयारियां हैं, उसके जितने भी पहलू हो सकते हैं उसकी समीक्षा, चाहे यात्रा के मार्ग की बात हो। हम जानते हैं कि 2 रूट्स हैं, एक बालटाल मार्ग से एक पहलगाम के जरिए ये यात्रा की जाती है। तो उस रूट में लॉजिंग, फूडिंग की जो व्यवस्थाएं हैं, इसके अलावा आपदा प्रबंधन के तंत्र हैं, इमरजेंसी सिचुएशन से निपटने के लिए क्या तैयारी है, किसी के लिए अगर
मेडिकल इमरजेंसी है, किसी को इवैक्यूएट करना है, उसके लिए क्या तैयारियां हैं, कम्युनिकेशन लाइन्स हो, इलेक्ट्रिसिटी हो, पड़ाव के स्थानों पर यात्रियों के लिए विभिन्न सुविधाएं स्थापित करने की बात हो, RFID के जरिए किस तरह से निगरानी को और सघन बनाया जाए, लोगों को और सुविधाएं दी जाए, उसकी बात हो। तो एक पूरा जो सिस्टम है रजिस्ट्रेशन से लेके यात्रा कंप्लीट करने के बाद उनकी वापसी तक, बाबा अमरनाथ की गुफा तक जो सुगम तरीके से उनको दर्शन की सुविधा मिल सके, तो ये जो सभी पहलू हैं उसकी जो अलग अलग बारीकियां हैं उसकी समीक्षा करेंगे। जाहिर तौर पर सुरक्षा एक बेहद अहम विषय रहने वाला है, और हम जानते हैं कि लगातार पाकिस्तान की ओर से जो आतंकी साजिश खासतौर से अमरनाथ यात्रा को प्रभावित करने के लिए वो रची जाती रही है, ताकि इंटरनेशनली एक तरह से हेडलाइन बनाया जा सके। उनका वो तमाम विषय जो है दुनिया में भारत की छवि खराब की जा सके, तो सुरक्षा एक बहुत अहम मसला रहने वाला है। तो उसके लिए क्या कुछ तैयारियां हैं, हम जानते हैं कि राज्य पुलिस हो या पैरामिलिट्री फोर्सेस हो, कई लेयर्स की सिक्योरिटी होती है और उसमें किसी तरह की कोई चूक ना रहे, तो उस लिहाज से ये समीक्षा बैठक काफी अहम हो जाती है। बिल्कुल, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सुधाकर तमाम जानकारी और अपडेट्स देने के लिए। और इसी के साथ चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सर्बिया की सफल यात्रा के बाद अब स्वदेश रवाना हो चुकी हैं। गुरुवार को भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सर्बियाई समकक्ष अलेक्जेंडर वुचिक से मिली और दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय अंतर्राष्ट्रीय मसलों पर चर्चा की और एक दूसरे का रुख साझा किया। दोनों नेता इस पर सहमत हुए कि दोनों देशों परस्पर हितों के लिए द्विपक्षीय स्तर पर विश्वास बढ़ाएंगे। और इस दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि भारत और सर्बिया के रिश्ते गुटनिरपेक्ष आंदोलन के दौर से चले आ रहे हैं। दोनों देशों ने संयुक्त राष्ट्र सहित तमाम बहुपक्षीय मंचों पर आपसी सहयोग बढ़ाने पर भी सहमति जताई है। वहीं केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने मोदी सरकार के 9 वर्ष पूरे होने के मौके पर एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए इस दौरान हुए विभिन्न सुधारों के बारे में बातचीत की। उन्होंने बताया कि पिछले 9 सालों में सरकार की जीरो करप्शन की नीति रही, जिसके लिए सुधार करते हुए सरकार ने भर्ती प्रक्रिया को ऑफलाइन से ऑनलाइन कर दिया ताकि इसे पारदर्शी बनाया जा सके। Shifting over from the paper to the computer is also in that direction of bringing more and more transparency to the youth. Anyone who has the capacity, who has put in sufficient amount of hard work, has the potential, has the aptitude, will get an opportunity. At the official level, attempt has been made to, of course, we followed the mantra of Prime Minister zero tolerance against corruption very seriously right from the beginning. But at the same time, it was also made out that in the pursuit of achieving the goal of zero tolerance, there would be no harassment or intimidation of the performing officers. And I think one example of that is the amendment that has been brought in the Prevention of Corruption Act, where the bribe giver is also equally culpable. वहीं केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने साथ ही बताया कि इन्हीं सुधारों पर काम करते हुए मोदी सरकार ने सेल्फ अटेस्टेशन को भी लागू किया, जिसमें उपनिवेशक दौर से चली आ रही प्रथा को समाप्त करके युवाओं को आत्मविश्वास देने की दिशा में भी काम हुआ। साथ ही उन्होंने बताया कि इस तरह के तमाम फैसलों का लोगों पर एक व्यापक सामाजिक और आर्थिक असर भी पड़ता है। सेल्फ अटेस्टेशन one of the earliest reforms brought in soon after this government came in. And I think that was a dubious legacy of the British Empire, which is done away with. These are not only governance reforms, they go beyond that. They have a huge societal impact and huge socio-economic reforms, because now we are sending out a message that we look here, we are ready and we have the capacity to trust the youth of this country, unlike the colonial rulers. So these are the undertones of most of these reforms. वहीं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई को लेकर अब सरकार ने अपना रुख एकदम साफ कर दिया है। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि सरकार ये सुनिश्चित करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए अब नियम बनाएगी कि ये डिजिटल नागरिकों को कोई नुकसान न पहुंचाए। राजीव चंद्रशेखर ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर कहा है कि ये तकनीक की मांग के अनुसार बनाया गया है और इस पर यह कहना गलत होगा कि इससे रोजगार पर असर होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि हम ऐसी नीति बनाना चाहते हैं जहां लोगों के हित में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को नियंत्रित किया जा सके।
it is possible that over the next 5 years, 10 years, that AI becomes intelligent enough where it will replace jobs. ये हो सकता है. ये हो सकता है means हो सकता है. आज के दिन में AI is focused, is the application of AI is on tasks. It creates more efficiency. So of course, there is a possibility at very, very low levels of intelligence and repetitive tasking, it may replace jobs. But I can assure you that while AI is disruptive, we do not see in the next few years the so-called threat of it replacing jobs or removing jobs. Because the current state of development of AI is that AI is very task-oriented, not reasoning, logic, etc. And jobs usually have reasoning and logic, and AI is not sophisticated enough at this stage of its development. केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने इसके बाद में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार में डीबीटी योजना से लोगों के जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव आया। साथ ही उन्होंने कहा कि एक समय था जब केंद्र से 100 रुपए निकलते थे तो गरीब जनता को केवल 15 रुपए मिलते थे, लेकिन आज जनता को 100 में से 100 रुपए मिलते हैं और ये डिजिटल क्रांति का एक बहुत बड़ा उदाहरण है। उन्होंने डीबीटी योजना को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम पर भी तंज कसते हुए कहा कि इसी डीबीटी पर पी चिदम्बरम ने कभी कहा था कि ये योजना फेल हो जाएगी, सफल नहीं हो पाएगी, लोगों के पास बैंक खाता नहीं है, पैसे उन तक कैसे पहुंचेंगे, लेकिन हमारी सरकार ने उनको गलत साबित किया है। Just to give you a broad framework of how much money has been delivered through this DBT framework by Narendra Modi ji's government, the total estimates are 29 lakh crores. यही DBT के बारे में हमारे चिदम्बरम साहब ने राज्यसभा में ही mocked it, ये कहीं होगा नहीं, गरीब के पास अकाउंट नहीं होंगे, हो नहीं सकता। और आप सब देख चुके हैं कि राज्यसभा में उन्होंने अपने इंटेलेक्चुअल जायंटिज्म को दिखाते हुए इस पूरे इनिशिएटिव को उन्होंने मॉक किया था। और आज भारत के लोग जानते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने टेक्नोलॉजी के द्वारा क्या उनके लाइफ में बदलाव लाया है। और खबरों का सिलसिला लगातार जारी, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां रुकेंगे। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। अर्जुन, 10th में यू मेड अस रियली प्राउड। अब आगे क्या सोचा है? पापा, मैंने आईआईटी जाना है और इंजीनियर बनना है। थिंक आईआईटी, थिंक विद्या मंदिर। मकसद हो बुलंद लोकतंत्र की आवाज, जज्बा तमाशे का शोर नहीं, जनहित पर हो जोर, मुद्दा जो तय करता हो देश की दिशा, सवाल वही जिनसे जुड़ा हो जन सरोकार। देखिए 5 की पंचायत मेरे साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 5 बजे सिर्फ डीडी न्यूज पर। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। खबरों में आगे बढ़ते हैं। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने ऑनलाइन ड्रेजिंग मॉनिटरिंग प्रणाली आज लॉन्च की। इस प्रणाली को सागर समृद्धि का नाम दिया गया है। आईआईटी चेन्नई ने इस ऑनलाइन पोर्टल को विकसित किया है। पोर्टल के जरिए नदी और समुद्र में ड्रेजिंग की जानकारी हासिल हो पाएगी। लॉन्चिंग के मौके पर बोलते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सागरमाला प्रोजेक्ट के विजन से पोर्ट सेक्टर को काफी सफलता हासिल हुई है। साथ ही उन्होंने जोर देकर कहा कि हमें ड्रेजिंग मटेरियल को वेल्थ में बदलना है। मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 के मुताबिक जो ट्रांसपेरेंसी की, अकाउंटेबिलिटी के सिलसिले में हमें जो कदम उठाने थी, आज से हमने ये कदम उठाए। और जो नेशनल टेक्नोलॉजी सेंटर फॉर पोर्ट, वाटरवेज एंड कोस्ट आईआईटी चेन्नई ये ऑनलाइन पोर्टल डेवलप की है। और आज से हमारी पोर्ट में हो या नदी में हो, इनलैंड वाटरवेज में हो या कोस्टल शिपिंग में हो, इसमें ड्रेजिंग के सिलसिले में लोगों का हर सवाल इस ऑनलाइन पोर्टल के जरिए दिया जाएगा। तो इसमें ट्रांसपेरेंसी अपने घर में बैठ के ही उनको जानकारी वो ले सकते हैं।
केंद्रीय गृह मंत्रालय ने मणिपुर में विस्थापितों के लिए 101 करोड़ 75 लाख का राहत पैकेज मंजूर किया है। हिंसा से प्रभावित मणिपुर में केंद्र और राज्य सरकार लगातार शांति की दिशा में काम कर रही है और ये पैकेज उसी का एक अहम हिस्सा है। राज्य सरकार के सलाहकार कुलदीप सिंह ने कहा कि पिछले हफ्ते अमित शाह ने मणिपुर दौरे पर राज्य सरकार को विस्थापितों के लिए गृह मंत्रालय को एक प्रस्ताव भेजने का निर्देश दिया था। इसके अलावा मणिपुर में पिछले 2 दिन से हिंसा की किसी भी घटना की कोई फिलहाल खबर नहीं है। स्थिति शांतिपूर्ण और नियंत्रण में है। मणिपुर सरकार के सुरक्षा सलाहकार कुलदीप सिंह के अनुसार 5 घाटी जिलों में 12 घंटे के लिए जबकि पहाड़ी जिलों में 10 घंटे के लिए कर्फ्यू में थोड़ी ढील दी गई है। वहीं पिछले 24 घंटों के दौरान पूर्वी इम्फाल जिले के पोरमपाट पुलिस थाना क्षेत्र से 27 हथियार, 245 गोला बारूद और 41 बम मिले हैं, जबकि बिष्णुपुर जिले से 1 हथियार और 2 बम बरामद किए गए हैं। अब तक कुल 896 हथियार और 11,000 से ज्यादा गोला बारूद समेत 200 बम बरामद किए जा चुके हैं। वहीं मणिपुर के राज्यपाल अनुसुईया उइके ने मणिपुर के हालात को लेकर वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारियों और गृह मंत्रालय के अधिकारियों के साथ एक बैठक की। राज्यपाल के साथ सुरक्षा अधिकारियों की बैठक में जीओसी 3 कोर के लेफ्टिनेंट जनरल एचएस शाही, मेजर जनरल राजन शरावत, मेजर जनरल वीके नाम्बियार मौजूद रहे। सुरक्षा अधिकारियों की इस टीम ने राज्यपाल को मणिपुर के सुरक्षा हालातों के बारे में जानकारी दी। अधिकारियों ने राज्यपाल को सुरक्षा बलों द्वारा चलाए गए संयुक्त तलाशी अभियान और सेना व असम राइफल्स द्वारा घाटी में उठाए गए सुरक्षा उपायों की भी जानकारी दी। इसके बाद राज्यपाल उइके ने राजभवन में केंद्रीय गृह मंत्रालय के संयुक्त सचिव आशीष कुमार के साथ आई केंद्रीय अधिकारियों की टीम के साथ भी बैठक की। अधिकारियों की टीम ने राज्यपाल को हिंसा प्रभावित लोगों को राहत देने के लिए विभिन्न जिलों में किए गए इंतजाम के बारे में जानकारी दी। वहीं अधिकारियों ने बताया कि चीजों के बढ़े हुए दामों को नियंत्रित करने के लिए भी कदम उठाए जा रहे हैं। अधिकारियों की टीम ने राज्यपाल को बताया कि गृह मंत्री अमित शाह के हाल के दौरे में सीमा क्षेत्र के मोरह और चुन्ना चांदपुर जिलों में रह रहे लोगों के लिए हेलीकॉप्टर सेवा भी शुरू की गई है। इस मौके पर राज्यपाल उइके ने भी प्रभावित लोगों के लिए राहत एवं पुनर्विकास कार्य को लेकर अपने विचार साझा किए। वहीं मणिपुर के मुख्य सचिव विनीत जोशी ने राज्य में विस्थापित हुए लोगों के लिए इम्फाल पूर्व और इम्फाल पश्चिम जिलों में चल रहे राहत शिविरों का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने राहत शिविरों में रह रहे हिंसा प्रभावित लोगों को भोजन, पानी, दवाओं और अन्य आवश्यक जरूरतों के बारे में भी जानकारी ली। मुख्य सचिव विनीत जोशी ने इस दौरान विस्थापित लोगों से बातचीत कर उनकी समस्याओं को जानने की भी कोशिश की और साथ ही उन्हें राज्य सरकार की तरफ से हर संभव मदद जल्द से जल्द उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया। उन्होंने इम्फाल पश्चिम में मणिपुर ट्रेड एंड एक्सपो सेंटर में महिलाओं के लिए खास तौर पर बनाए जा रहे राहत शिविर का भी निरीक्षण किया और संबंधित अधिकारियों को निर्माण कार्य जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। इसके बाद मुख्य सचिव ने मणिपुर सचिवालय में राज्य सरकार के सभी प्रशासनिक सचिवों और विभागों के प्रमुखों के साथ भी बैठक की। इस बैठक में हिंसा के दौरान क्षतिग्रस्त हुए शैक्षणिक संस्थानों, स्वास्थ्य सेवा, पानी और स्वच्छता, न्यायिक सेवा और कार्यालयों की पुनः स्थापना के साथ ही उचित कामकाज से संबंधित मुद्दों पर भी चर्चा की गई। इस बैठक में स्कूलों और कॉलेजों के लिए भी ऑनलाइन क्लासों और राहत शिविरों में खेलकूद की सेवाओं को शुरू करने जैसे मुद्दों पर भी बातचीत की गई। और खबरों का सिलसिला डीडी न्यूज पर यूं ही लगातार जारी, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। अर्जुन, 10th में यू मेड अस रियली प्राउड। अब आगे क्या सोचा है? पापा, मैंने आईआईटी जाना है और इंजीनियर बनना है। थिंक आईआईटी, थिंक विद्या मंदिर। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। खबरों में आगे बढ़ते हैं। एआईएडीएमके के वरिष्ठ नेता और पूर्व राज्यसभा सांसद वी मैत्रेयन ने भारतीय जनता पार्टी का दामन आज थाम लिया।
भारतीय जनता पार्टी के महासचिव अरुण सिंह और सीटी रवि ने उन्हें बीजेपी की सदस्यता ग्रहण करवाई। इस मौके पर अरुण सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री की लोकप्रियता दिनों दिन बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से लोग बीजेपी का दामन थाम रहे हैं। इसी कड़ी में डॉक्टर वी मैत्रेयन ने पार्टी का दामन थामा है। पूरे देश भर में प्रधानमंत्री जी की नीतियों से प्रभावित होकर के, उपलब्धियों से प्रभावित होकर के, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से प्रभावित होकर के लोग भाजपा को ज्वाइन कर रहे हैं। उसी क्रम में डॉक्टर वी मैत्रेयन जी, जो बहुत 3 बार राज्यसभा के सांसद रहे, तमिलनाडु के बहुत वरिष्ठ नेता हैं एआईएडीएमके के, और आपकी बहुत प्रतिभा भी है, और उसके साथ साथ पूरे तमिलनाडु में सब आपको जानते हैं, आदर के साथ सम्मान करते हैं। वह आज भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति अपना पूरा समर्थन व्यक्त कर रहे हैं। आपके ज्वाइन करने से, डॉक्टर वी मैत्रेयन जी के ज्वाइन करने से भारतीय जनता पार्टी और मजबूत होगी और तमिलनाडु में और सशक्त होगी, ऐसा पूरा हम सबको विश्वास है। वहीं भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव सीटी रवि ने कहा कि डॉक्टर वी मैत्रेयन जैसे अनुभवी नेता के शामिल होने के बाद बीजेपी का कद तमिलनाडु में बढ़ेगा और तमिलनाडु में भी कमल खिलेगा। वी मैत्रेयन जी 3 बार राज्यसभा संसद के नाते सेवा किए। उन्हें एआईएडीएमके में एक प्रभावशाली नेता के नाते तमिलनाडु में संगठन भी किया है। जनता का मुद्दा पकड़ करके वी आर फाइटिंग अगेंस्ट डीएमके गवर्नमेंट। अपना साथ डॉक्टर मैत्रेयन के जैसे अनुभवी नेता शामिल होने के बाद मुझे लगता है और ज्यादा समर्थन मिलेगा पार्टी को। उनको स्वागत करके, उनको मार्गदर्शन में हम पार्टी मजबूत करेंगे। वहीं एआईएडीएमके के वरिष्ठ नेता और तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता के बेहद करीबी पूर्व सांसद डॉक्टर वी मैत्रेयन ने बीजेपी में शामिल होने के बाद डीडी न्यूज के साथ एक्सक्लूसिव बातचीत की और इस दौरान उन्होंने कहा कि 23 साल बाद घर वापसी हुई है। तमिलनाडु के मशहूर चिकित्सक डॉक्टर मैत्रेयन को पूरी उम्मीद है कि नरेंद्र मोदी 2024 में प्रचंड बहुमत के साथ तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे, जिसमें तमिलनाडु की भी बड़ी भूमिका होगी। ऑल इंडिया अन्ना द्रमुक के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा के 3 बार सांसद रह चुके डॉक्टर वी मैत्रेयन ने आज भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया। बीजेपी के महासचिव अरुण सिंह और सीटी रवि ने उन्हें भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय पर पार्टी की सदस्यता ग्रहण कराई। हमारे साथ वी मैत्रेयन डीडी न्यूज से खास बातचीत के लिए मौजूद है। मैत्रेयन साहब, आप भारतीय जनता पार्टी में आ गए। सीटी रवि ने कहा कि पहले आप बीजेपी में थे, तो क्या माना जाए कि घर वापसी हुई है? 23 साल के बाद ये घर वापसी है। इनफैक्ट 2017 में अम्मा की डेथ के बाद अरुण जेटली मेरे खास मित्र हैं, उन्होंने पहले कहा, उसके बाद अपने धर्मेंद्र प्रधान जी भी कहे थे कि अब घर वापसी हो जाए। डिसीजन लेने में 5 साल हो गए। अभी किन बातों से प्रभावित होकर के आप भाजपा में आए? ऐसा क्या आपको लगा कि आप बीजेपी में आ गए? पिछले 10 साल में मोदी जी के नेतृत्व में भारत का जो डेवलपमेंट एंड इम्प्रूवमेंट जो हुआ है, इट इज अनप्रेसिडेंटेड। सो फॉर दिस कंट्री टू बिकम अ ट्रू विश्वगुरु, continuation of Modi ji is important, and it is certain also. There is no doubt that 2024 Lok Sabha polls, Modi ji will again be the Prime Minister for a record 3rd term. But our concern is, this time Tamil Nadu should also join the national mainstream by sending BJP MPs from Tamil Nadu in the 2024 Lok Sabha elections. बहुत शुक्रिया डॉक्टर वी मैत्रेयन, जो वरिष्ठ नेता रहे हैं, जयललिता के बहुत करीबी माने जाते रहे हैं और कभी भारतीय जनता पार्टी में थे। वो कह रहे हैं कि 2 दशक बाद बीजेपी में घर वापसी हुई है और तमिलनाडु में बीजेपी को मजबूत करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। कैमरामैन हरजीत सिंह के साथ राजेश राज, डीडी न्यूज़, दिल्ली।
और इसी के साथ फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। केंद्र सरकार की कौशल भारत योजना से देश के साथ साथ हिमाचल प्रदेश में सकारात्मक परिणाम देखने को मिल रहे हैं। इस योजना के माध्यम से बेरोजगार युवाओं को आत्मनिर्भर बनाया जा रहा है। प्रदेश के सोलन जिले में इस योजना के तहत युवाओं को विभिन्न तरह के प्रशिक्षण दिए जा रहे हैं। इन प्रशिक्षणों को प्राप्त कर युवा या तो हाथ का हुनर ग्रहण कर नौकरी कर रहे हैं या अपना व्यवसाय शुरू कर चुके हैं। सोलन में हर साल हजारों युवाओं को कई तरह के प्रशिक्षण दिए जा रहे हैं ताकि वे आत्मनिर्भर बन सकें। योजना के लाभार्थियों ने बताया कि उन्होंने फास्ट फूड, अचार, चटनी और जूस बनाने के अलावा ब्यूटिशियन और सिलाई बुनाई का प्रशिक्षण प्राप्त किया है और आज इस प्रशिक्षण की बदौलत वे इन सभी कामों को करने में सक्षम हुए हैं। उन्होंने बताया कि ये योजना उनके लिए लाभकारी साबित हुई है और वे आज आत्मनिर्भर बन चुकी हैं। भारत सरकार द्वारा स्किल इंडिया योजना चलाई गई है, जिसके तहत मैंने अचार, मुरब्बा, बढ़िया फास्ट फूड का प्रशिक्षण लिया, जिसके तहत मैंने अपना व्यवसाय शुरू किया और आज मैं इस कार्य से अच्छी कमाई कर रही हूँ। मैं स्किल इंडिया योजना चलाने के लिए भारत सरकार का आभार व्यक्त करती हूँ और इसी योजना के तहत आज मैं आत्मनिर्भर बनी हूँ। भारत सरकार द्वारा स्किल इंडिया योजना चलाई गई है। इसके तहत मैं पार्लर और बुनाई का प्रशिक्षण किया। इससे बेनिफिट हो रहा कि मतलब अच्छी कमाई हो रही है, अच्छा चल रहा है, आत्मनिर्भर बन गए हैं हम। कौशल भारत योजना की जिला संयोजक और कार्यक्रम अधिकारी रश्मि ने बताया कि जिले में स्किल इंडिया के तहत कई प्रशिक्षण युवाओं को करवाए जा रहे हैं, जिसके सकारात्मक परिणाम देखने को मिल रहे हैं। उन्होंने बताया कि प्रशिक्षण प्राप्त अधिकतर लोग योजना का लाभ लेकर सफलतापूर्वक कार्य कर रहे हैं। भारत सरकार की कौशल विकास योजना जो विभिन्न सेंटर्स में हमारे चल रही है, हजारों बच्चों को इससे लाभ मिल रहा है। सीपेट में 2 कोर्सेज चल रहे हैं जो रेजिडेंशियल हैं, मशीन ऑपरेटिंग प्लास्टिक प्रोसेसिंग मशीन एंड मशीन ऑपरेटर इंजेक्शन मोल्डिंग। हजारों बच्चे परीक्षण लेके नौकरियां कर रहे हैं और आत्मनिर्भर बन रहे हैं। निश्चित रूप से केंद्र सरकार की बेरोजगार युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए शुरू की गई कौशल भारत योजना हिमाचल प्रदेश के युवाओं के लिए वरदान साबित हो रही है। डीडी न्यूज के लिए सोलन से लक्ष्मी दत्त शर्मा की रिपोर्ट। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। डीडी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ कृतिका। अमरनाथ यात्रा की तैयारियों की समीक्षा के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। इस बैठक में जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा के अलावा वहां के मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक और गृह सचिव भी हिस्सा ले रहे हैं। कुछ देर पहले की ये तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। बैठक में केंद्रीय गृह सचिव और विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों के प्रमुख भी इस वक्त मौजूद हैं। बैठक में सुरक्षा और यात्री सुविधाओं सहित अमरनाथ यात्रा के सभी पहलुओं पर चर्चा की जा रही है। आपको बता दें कि 1 जुलाई से शुरू होने वाली यात्रा, अमरनाथ यात्रा, करीब 2 महीने तक चलेगी। और हमारे साथ अधिक जानकारी देने के लिए हमारे संवाददाता सुधाकर दास इस वक्त जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। सुधाकर, क्या कुछ ताजा अपडेट है आपके पास में इस अहम बैठक को लेकर? बिल्कुल कृतिका, आप तस्वीरों में देख सकती है कि गृह की अध्यक्षता में ये उच्च स्तरीय बैठक शुरू हो चुकी है, जिसमें गृह मंत्री के अलावा जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा मौजूद हैं, केंद्रीय गृह सचिव, उसके अलावा जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं जम्मू कश्मीर सरकार के, वो इस बैठक में मौजूद हैं और हर एक पहलू अमरनाथ यात्रा की तैयारियों से जुड़े हुए
हम जानते हैं कि सुरक्षा एक अहम मसला है, उसकी चर्चा तो होगी ही, लेकिन उसके साथ साथ ही ये यात्रा ये श्रद्धालुओं के लिए सुविधाजनक रहे, सुगम रहे, चाहे यात्रा के मार्ग पर चलने की बात हो, 2 रूट्स के जरिए ये यात्रा होती है, बालटाल रूट हो, पहलगाम रूट हो, तो साथ ही साथ दोनों रूट में कई पड़ाव भी आते हैं, तो उन पड़ावों पर यात्रियों के लिए किस तरह की सुविधाएं हैं, आपदा प्रबंधन के लिए किस तरह की स्थिति है। आपको याद होगा कि बीते वर्ष आपदा से भी प्रभावित हुआ था, अमरनाथ यात्रा प्रभावित हुई थी, तो अगर उस तरह के सिचुएशंस बनते हैं तो उसमें किस तरह की तैयारियां हैं आपदा प्रबंधन तंत्र के, मेडिकल इमरजेंसीज हो या फिर कम्युनिकेशंस, इलेक्ट्रिसिटीज, हर एक पहलू की गृह मंत्री अपनी तरफ से समीक्षा करेंगे। हम जानते हैं कि पाकिस्तान की शह पर चलने वाले आतंकी संगठन भी अमरनाथ यात्रा को लगातार अतीत में भी प्रभावित करते रहे हैं, प्रभावित करने की कोशिश करते रहे, तो एक फुल प्रूफ सुरक्षा प्लान कैसे तैयार किया जा सके इस साल की यात्रा में बड़ी संख्या में, क्योंकि ये यात्रा 1 जुलाई से शुरू होकर 31 अगस्त तक चलने वाली है, करीब 62 दिन ये यात्रा रहेगी, तो 5 लाख लोगों के दर्शन करने की संभावना है इस दौरान, तो उनके लिए हर स्तर पर उनके रजिस्ट्रेशन से लेके वो अपने घर पर सुरक्षित वापसी कर सकें, तो उसके लिए पूरी एक तैयारियां, हम जानते हैं कि यात्रा के मार्ग में उनको अलग अलग तरह की आवश्यकताएं होंगी, तो उन आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए लोग उसके लिए एक कोऑर्डिनेशन का पूरा तंत्र, वो पूरे यात्रा की मॉनिटरिंग का तंत्र किस तरह से काम कर रहा है, तो इन तमाम चीजों को लेकर जम्मू कश्मीर का जो केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासन है वो गृह मंत्री के सामने प्रेजेंटेशन भी देगा, तो सीनियर ऑफिशियल्स तैयारियों के बारे में गृह मंत्री के सामने जानकारी रखेंगे, तो अपनी तरफ से गृह मंत्री भी एक आखिरी निर्देश कह सकते हैं अमरनाथ यात्रा की तैयारियों को लेकर दे सकते हैं। तो उस लिहाज से बेहद ही महत्वपूर्ण ये बैठक इस वक्त केंद्रीय गृह मंत्रालय में जारी है। जी सुधाकर, अगर देखा जाए तो 1 जुलाई से ये यात्रा शुरू होगी और उससे पहले आज 9 जून है, यानी कि ज्यादा वक्त अब नहीं रह गया है, तो ऐसे में क्या तैयारियां जो है लगभग पूरी हो चुकी हैं अमरनाथ यात्रा को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए एक प्राथमिक स्तर पर गृह मंत्री लगातार उसको मॉनिटर कर रहे हैं, उनको लगातार इस बारे में जानकारी दी जा रही है कि किस तरह की अभी तक की तैयारियां हैं, और उसके अलावा उन्होंने जो अतीत में जो दिशा निर्देश दिए हैं, क्योंकि हर एक चीज सिक्योरिटी से जुड़ा मसला होता है, अन्य कई गोपनीय विषय भी होते हैं, तो हर चीज सार्वजनिक तौर पर नहीं रखी जाती है, लेकिन वो तमाम चीजें चाहे खासतौर से पूरी यात्रा की लगातार मॉनिटरिंग की बात हो, श्रद्धालुओं की भीड़ अमरनाथ गुफा तक उसको बेहतर तरीके से संचालित किया जा सके, या फिर यात्रा सुगम तरीके से विभिन्न स्थानों से आगे बढ़े, बुजुर्गों के लिए विशिष्ट सुविधाओं का ध्यान हो, तो ये कई ऐसे पहलू हैं, और उसकी जो बारीकियां हैं उसके बारे में गृह मंत्री जानकारी लेने की कोशिश करेंगे इस बैठक के दौरान। कोशिश यही है कि बीते वर्षों से और भी ज्यादा बेहतर एक्सपीरियंस श्रद्धालुओं को हो, उनको किसी तरह की कोई असुविधा ना हो, किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, और वो बाबा का एक दर्शन बेहतर तरीके से करके जा सके। तो साथ ही साथ किसी भी तरह की चाहे प्राकृतिक आपदा हो या किसी तरह की कोई और दिक्कत हो, तो उसमें एक प्लान बी भी प्रशासन के पास, सुरक्षा एजेंसियों के पास तैयार रहे कि किस तरह से उससे निपटेंगे, तो उसकी जानकारी गृह मंत्री इस बैठक के जरिए लेने की कोशिश करेंगे। जी चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया सुधाकर तमाम जानकारी और अपडेट्स देने के लिए। तो जिस तरीके से देखा जाए तो अमरनाथ यात्रा अब 1 जुलाई से शुरू होने जा रही है, 2 महीने की ये यात्रा होगी, और इस यात्रा में किसी भी यात्री को किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो, साथ ही सुरक्षा का भी खासतौर पर ध्यान रखा जाए, और इन तमाम चीजों को लेकर ये बैठक की जा रही है। इसी के साथ फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। जाते जाते आप देखते रहिए GD न्यूज। संस्कृत में टेलीविजन की एकमात्र साप्ताहिक समाचार पत्रिका वार्तावली। न त्वम हम कामये राज्यम न मोक्षम न पुनर्भवम कामये दुख तप्तानाम प्राणिनाम आर्ति नाशनम। प्राचीन ज्ञान, विज्ञान, संस्कृति और विरासत के साथ आधुनिकता का अनूठा संगम।